वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट शिक्षा। बच्चों कैसे हो आप? पिछली वीडियो आपने जरूर देखी होगी और मैं उम्मीद करता हूँ सबको बहुत अच्छे समझ आया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स के उस चैप्टर की जो लास्ट वीडियो में आपने बहुत अच्छे से देखा, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ सप्लाई। उसमें हमने पढ़ा था इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में और मार्केट सप्लाई के बारे में। कुल मिला के हमने सप्लाई की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से क्लियर किया। सप्लाई के कॉन्सेप्ट की अब हमारे मन में कोई भी आशंका नहीं रही, हम उसको बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में जिसमें ये पता लगेगा कि जो सप्लाई होती है, चाहे वो इंडिविजुअल सप्लाई हो चाहे वो मार्केट सप्लाई हो, वो किन किन फैक्टर्स की वजह से, किन किन सरकमटेंसेस की वजह से, किन परिस्थितियों की वजह से कभी बाजार में घट जाती है, कभी बाजार में बढ़ जाती है। यानी सप्लाई पर पड़ने वाले इफेक्ट की हम बात करेंगे। तो वो जो टॉपिक है बड़ा प्यारा सा है, जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सप्लाई। तो प्यारे बच्चों सामने देखिए बहुत ध्यान से। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। बच्चों वैसे तो बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में ध्यान पूर्वक सुनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमने क्या किया, हमने इन फैक्टर्स को दो जगह स्प्लिट कर दिया। ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इन फैक्टर्स को हमने दो जगह क्यों स्प्लिट किया है। एक हमने लिखा मेन फैक्टर और दूसरा हमने बनाया अदर फैक्टर्स। तो मेन फैक्टर क्या है और सप्लाई को अफेक्ट करने वाले अदर फैक्टर्स क्या है? मेन फैक्टर को हिंदी में कहते हैं मुख्य कारक और अदर फैक्टर्स को हिंदी में कहते हैं अन्य कारक। बहुत सारे बच्चों ने सुना भी होगा अन्य कारक या अन्य बातें, ऐसा कुछ सुना होगा। तो क्या है, आज इससे रिलेटेड जो भी समस्या है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, बट आप पूरी वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें। तो मेन फैक्टर के अंदर सिर्फ एक ही फैक्टर आता है सप्लाई को अफेक्ट करने वाला, और वो होता है ऑन प्राइस ऑफ गुड, जिसको हम कहते हैं वस्तु की अपनी कीमत। यस, दिस इज द ओनली मैन फैक्टर टू अफेक्टिंग सप्लाई। सप्लाई को अफेक्ट करने वाला सिर्फ एक ही मैन फैक्टर है, और ये किस तरह सप्लाई को अफेक्ट करता है मैं उसको भी बताता हुआ चलूं। हम जितने भी अदर फैक्टर्स पढ़ेंगे उन सभी अदर फैक्टर्स को हम रखेंगे कांस्टेंट। जब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं तभी मेन फैक्टर जो होता है अपना इफेक्ट सप्लाई पर डालता है। अगर किसी वजह से अदर फैक्टर्स में किसी भी तरह का चेंज आ जाता है, चाहे वो फेवरेबल चेंज हो चाहे वो अनफेवरेबल चेंज हो, अगर अदर फैक्टर्स में किसी भी तरह का चेंज आ जाता है तो मेन फैक्टर का जो इफेक्ट होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो मेन फैक्टर का इफेक्ट जो पड़ेगा सप्लाई ऑफ गुड पर, वो तभी पड़ेगा जब अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, अगर हमें मेन फैक्टर के बारे में बात करनी है, यानी प्राइस ऑफ गुड के बारे में बात करनी है, तो इसके एक्सप्लेनेशन में हमें एक लाइन जरूर जोड़नी होगी, एक सेंटेंस हमें जरूर ऐड करना होगा, और वो ये होगा अदर other factors remains same, other factors remains constant, other factors being constant, अन्य कारक समान रहने पर। हाँ, अब अगर अदर फैक्टर्स आपके कांस्टेंट होंगे तब आपका जो प्राइस है, प्राइस यानी आपका मेन फैक्टर जो है, अब वो अगर बढ़ जाता है, प्राइस के बढ़ने पर हम जानते हैं कि किसी भी गुड और सर्विस का जो प्रॉफिट होता है, जो लाभ होता है, उसके बढ़ने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो प्राइस के इंक्रीज होने पर ज्यादा हो जाती है। और जब कभी भी प्रॉफिट बढ़ने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती हैं
तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, वो मोटिवेट होते हैं ज्यादा सप्लाई करने के लिए। तो सीधी सी बात ये है कि जब जब प्राइस बढ़ेगा, वेन एवर प्राइस इंक्रीजेस, तो प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है किसी भी गुड और सर्विस की, वो बढ़ जाती है। और प्रॉफिट का बढ़ना किसी भी प्रोड्यूसर को, किसी भी सप्लायर को, किसी भी सेलर को ज्यादा सप्लाई करने के लिए मोटिवेट करता है। तो डायरेक्टली सुनिए, प्राइस के इंक्रीज होने पर जो सप्लाई ऑफ गुड है वो इंक्रीज हो जाती है, और प्राइस के डिक्रीज होने पर पूरा इसका इन्वर्स इफेक्ट पड़ जाएगा, सप्लाई भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। बट एक बात ध्यान रखी जाए, अदर फैक्टर्स रिमेन्स सेम, अन्य बातें समान रहने पर when price of goods increases, correspondingly quantity supplied also increases. Inversely, when price of goods decreases, implies that quantity supply also decreases. तो ये था आपका छोटा सा एक्सप्लेनेशन जो कहलाता है ऑन प्राइस ऑफ गुड के नाम से मेन फैक्टर। अब बात करते हैं हम अदर फैक्टर्स की। इसके अलावा सप्लाई को अफेक्ट करने वाले जितने भी डिटर्मिनेंट्स होंगे वो सारे के सारे अदर फैक्टर्स में आ जाते हैं। वो क्या हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो ये जो है आपके दूसरे अदर फैक्टर्स हैं। एक है आपका स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक है चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्शन, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी, एंड लास्ट वन इज चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। तो बच्चों, अब ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये भी सप्लाई को अलग अलग तरह से अफेक्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में होने वाला किसी भी तरह का परिवर्तन। क्या होती है टेक्नोलॉजी? कोई भी गुड्स जब प्रोड्यूस किया जाता है, उसको प्रोड्यूस करने का जो तरीका होता है उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाले जो चेंजेस होते हैं वो इम्प्रूवमेंट के रूप में हमें नजर आते हैं। अगर किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट अगर आ जाता है, तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट तभी माना जाता है जब आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड डिक्रीज होगी। और हम जानते हैं कॉस्ट और प्रॉफिट में नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन मतलब जब कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होती है तो जो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट होता है वो हमेशा इंक्रीज होगा। और अभी आपने पढ़ा है कि अगर प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो प्रोड्यूसर सप्लाई को बढ़ाने के लिए मोटिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर टेक्निकल इंप्रूवमेंट आता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होती है, प्रति इकाई उत्पादन की लागत में कमी आती है, जिसकी वजह से जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो बढ़ने लग जाता है। और बढ़ा हुआ लाभ सप्लाई को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रोड्यूसर को, सेलर को मोटिवेट करता है। तो आप देख सकते हो टेक्निकल इंप्रूवमेंट ने सप्लाई को अफेक्ट किया। दूसरा आ जाता है चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। सेम यही जो एक्सप्लेनेशन टेक्नोलॉजी का था वही इसका है। चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्शन मतलब सिंपल है, जब आप प्रोडक्शन करते हो तो प्रोडक्शन करने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको रॉ मटेरियल की भी जरूरत होती है, आपको लेबर की भी जरूरत होती है। तो ये लेबर और ये रॉ मटेरियल जो होते हैं इनको प्रोडक्शन के फैक्टर कहा जाता है, उत्पादन के साधन। अगर इनकी प्राइस में कोई कमी आती है तो वो भी प्रोडक्शन की कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करती है। किस तरह करती है ये देखिए। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस कच्चे माल की जो कीमतें हैं बाजार में घट जाती है, कच्चे माल की कीमतों के घटने की वजह से रॉ मटेरियल का प्राइस बाजार में यदि डिक्रीज होता है तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिक्रीज होगी। और जब कभी भी कॉस्ट डिक्रीज होगी प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट का बढ़ना सप्लाई को बढ़ा देता है। और इनवर्सली अगर कच्चे माल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। बढ़ा हुआ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रॉफिटेबिलिटी को घटा देता है, और जब प्रॉफिटेबिलिटी घट जाती है, लाभ घट जाता है, तो सप्लाई भी घट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट का टैक्स। ये गवर्नमेंट की जो टैक्स पॉलिसी होती है ये प्रोडक्शन पर इस तरह ट्रीट की जाती है जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट टैक्स। तो अगर टैक्स बढ़ता है तो कॉस्ट बढ़ती है, टैक्स घटता है तो कॉस्ट घट जाती है। और बिल्कुल वही बात, जब जब कॉस्ट बढ़ेगी तब तब प्रॉफिट घटेगा। यानी अगर गवर्नमेंट अपने टैक्स रेट को बढ़ाती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज आता है जिसकी वजह से टैक्स रेट इंक्रीज हो जाता है, तो टैक्स रेट बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है।
और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट का कम होना सप्लाई को कम कर देगा। एंड इनवर्सली, अगर गवर्नमेंट टैक्स के अंदर सब्सिडीज देती है, टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन देती है, टैक्स को कम कर देती है, कॉस्ट कम हो जाएगा। और जब जब कॉस्ट कम होगा, व्हेन एवर कॉस्ट डिक्रीजेस प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजेस, प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा और प्रॉफिट का बढ़ना सप्लाई को बढ़ा देता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, चेंज इन प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स, चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स, मान लीजिए कि एक प्रोड्यूसर है, वो दो तरह की गुड्स प्रोड्यूस करता है, एक को हमने गुड्स एक्स एज्यूम कर लिया है और एक को गुड्स वाई एज्यूम कर लिया। अब गुड एक्स और गुड वाई दो तरह की गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो। अब इन दोनों गुड में किसी भी गुड का एक का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल गुड एक्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, प्राइस ऑफ गुड अदर गुड। मैं अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो कर रहा हूं, एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी कर रहा हूं, मैं अपना एफर्ट जो लगा रहा हूं एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी लगा रहा हूं, वाई को प्रोड्यूस करने के लिए भी लगा रहा हूं, लेकिन एक्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। एक्स कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हुआ, वस्तु एक्स की कीमतों में वृद्धि हुई, तो एक्स से मिलने वाला प्रॉफिट रिलेटिवली वाई से ज्यादा होगा। वाई से ज्यादा प्रॉफिट मुझे एक्स को प्रोड्यूस करने पर मिलेगा, तो जाहिर सी बात है मैं वाई का प्रोडक्शन घटा दूंगा, मैं वाई की सप्लाई को घटा दूंगा। तो एक्स का प्राइस इंक्रीज होने पर गुड वाई का जो प्रोडक्शन है, गुड वाई की जो सप्लाई है वो घट जाएगी। मैं ये बात कर रहा हूं, अफेक्ट पड़ेगा, जो प्रभाव पड़ेगा वस्तु वाई की प्रोडक्शन पर अगर एक्स का प्राइस इंक्रीज होता है, और अगर एक्स का प्राइस घट जाता है तो एक्स से मिलने वाला मेरा प्रॉफिट रिलेटिवली कम हो जाता है, जिसकी वजह से मैं वाई की सप्लाई को ज्यादा बढ़ाऊंगा। तो ये होता है कि जो दो कमोडिटी हैं, अगर किसी एक का प्राइस वेरी करता है तो दूसरे की सप्लाई वेरी करेगी, और ये पॉजिटिवली करती है, सॉरी ये नेगेटिवली करती है। यानी एक्स का प्राइस इंक्रीज होगा तो वाई की सप्लाई घट जाएगी, एक्स का प्राइस डिक्रीज होगा वाई की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स है, इसके अलावा और भी हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को इनके अलावा किसी और फैक्टर्स के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट में बता सकता है। फिलहाल ये है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, जिसके अंदर एक प्राइस ऑफ गुड मेन फैक्टर है, और इसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं एक्सेप्ट प्राइस ऑफ गुड्स, वो सब आते हैं अदर फैक्टर्स में। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि मेन फैक्टर क्या है और अदर फैक्टर्स क्या है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पर जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें इन दो पॉइंट्स का बहुत रोल होगा, मेन फैक्टर का और अदर फैक्टर्स का। बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, इसको लाइक शेयर कमेंट सब करें, और कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताएं जो आपको वीडियो में समझ नहीं आया, या जिसके बारे इस वीडियो के अलावा कुछ और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जानना है, तो जरूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।